नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं फिर से बिहार पुलिस का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंतिम तक अवश्य देखिए और वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसीलिए जितना ज़्यादा हो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस मारते रहिए और सही प्रश्न आपको रट जाना दे। जितना भी हम दे रहे हैं तो सही प्रश्न आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। यही सब प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना भी नया स्टूडेंट है सही प्रश्न आपको तो रट ही जाना दोस्तों। ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जितना दोस्त या सगे संबंधी रिश्तेदार है सभी के पास बताइए दोस्तों कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस का पहला प्रश्न है, होम रूलिंग की स्थापना कब हुआ। पहला प्रश्न है दोस्तों कि होम रूलिंग का स्थापना कब हुआ था। इसका सही आंसर है 1916 में। अब फिर 1916 ईस्वी में होम रूलिंग का स्थापना किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों बाल गंगाधर के तिलक के द्वारा 1916 में होम रूलिंग का स्थापना किया गया। आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि पेंगुइन पक्षी सामान्यतः कहाँ निवास करते हैं। पेंगुइन जो पक्षी है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पेंगुइन जो पक्षी है सामान्यतः कहाँ निवास करते हैं। यह अंटार्कटिक क्षेत्र जो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है दोस्तों। यह अंटार्कटिका जो क्षेत्र है यह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। यह सदा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ ही पेंगुइन पक्षी पाया जाता है, इसीलिए आपको सही आंसर है पेंगुइन पक्षी। अंटार्कटिक क्षेत्र पेंगुइन पक्षी सामान्यतः कहाँ निवास करते हैं, सही आंसर अंटार्कटिक क्षेत्र। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है, सही आंसर अंटार्कटिक क्षेत्र, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपासी वर्षा मेघ से गिरने वाले बर्फ को क्या कहते हैं। कपासी वर्षा मेघ से गिरने वाले बर्फ को क्या कहते हैं, सही आंसर है ओला। कपासी वर्षा मेघ से जो बर्फ गिरता है उसका सही आंसर है ओला। कपासी वर्षा मेघ से गिरने वाले बर्फ को क्या कहते हैं, सही आंसर है ओला कहते हैं। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंतिम तक अवश्य देखिए, सही प्रश्न रट जाइए दोस्तों। अगला प्रश्न है, अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। जो अरब सागर है दोस्तों और फारस की खाड़ी है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर है दोस्तों हार्मुज जल संधि। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार कन्फ्यूजन होता है और बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आपको रट जाना दोस्तों। अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, सही आंसर है हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि एकदम करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अशोक के कलिंग विजय का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है। अशोक जो अशोक के जो कलिंग पर विजय प्राप्त किया था अशोक महान ने, उसका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। इसका सही आंसर है 13वां अभिलेख। अशोक का जो कलिंग विजय का वर्णन मिलता है अशोक के 13वां अभिलेख में मिलता है, आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, खनिज तेल किस चट्टान में पाया जाता है। खनिज तेल किस चट्टान में पाया जाता है, सही आंसर है दोस्तों अवसादी चट्टान में। खनिज तेल सामान्यतः अवसादी चट्टान में पाया जाता है और अवसादी जो चट्टान होता है यह परतदार होता है। अवसादी चट्टान में खनिज तेल का सबसे अधिक संभावना रहता है और सबसे अधिक पाया जाता है, इसीलिए सही आंसर है अवसादी चट्टान। खनिज तेल की चट्टान में पाया जाता है, करेक्ट आंसर है अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, सही आंसर है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को किसने हराया था, सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। बार बार पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे, सही आंसर है दल बदल। कभी दोस्तों कांग्रेस का बीजेपी में चल जाएगा, बीजेपी का कांग्रेस में चला गया दोस्तों, इसे ही दल बदल कहते हैं। एक नेता एक दूसरे पार्टी में जाना, कभी इस पार्टी से इस पार्टी में, उसे ही दल बदल कहते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं जो अनुसूची है किससे संबंधित है, सही आंसर है दल बदल, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ स्थित है। पापुआ न्यू गिनी एक अफ्रीकी देश है दोस्तों, इस अफ्रीकी देश की राजधानी कहाँ है, सही आंसर है पोर्ट मोरेस्बी इसका करेक्ट आंसर है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है, पोर्ट मोरेस्बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ में पूछेगा अस्थायी सदस्य कितना है, तो 5 अस्थायी सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 अस्थायी सदस्य है। भारत एक अस्थायी सदस्य है दोस्तों, आपको याद रखना है।
संयुक्त राष्ट्र संघ में पूछेगा कि इसका अस्थायी देश कितना है, तो 5 इसका अस्थायी सदस्य है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? सेंसर सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में। आगरा शहर का स्थापना किसने किया? सेंसर सिकंदर लोदी ने 1504 में। आगरा शहर का स्थापना किसने किया? तो सेंसर सिकंदर लोदी 1504 में। 1504 में आगरा शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया? सेंसर सिकंदर लोदी द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया? भारत में जो अंग्रेज शासन करता था दोस्तों, उस अंग्रेजों द्वारा किस अधिनियम द्वारा एक कंपनी जो होता था ब्रिटिश का, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया? 1833 के चार्टर अधिनियम। बार बार यह पूछा जाता है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में कहाँ किया गया? सेंसर सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया, आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है सिंगापुर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया? दांडी मार्च का जो दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दांडी मार्च का प्रारंभ कब हुआ? सेंसर 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ दोस्तों, आपको याद रखना है। जो नमक को तोड़ा गया था दोस्तों 78 यात्रियों द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च का प्रारंभ कब हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। 12 मार्च 1930 आपको याद रखना है। साबरमती से शुरू हुआ था दोस्तों और दांडी में जाकर नमक को तोड़ा था दोस्तों, नमक आंदोलन। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया? सेंसर स्वामी विवेकानंद 1897। कभी डेट पूछेगा, कभी व्यक्ति पूछेगा। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया? सेंसर स्वामी विवेकानंद 1897। अगला प्रश्न है, पूर्व की मोती किस देश को कहा जाता है? बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पूरब की मोती किस देश को कहा जाता है? सेंसर श्रीलंका। एक और इसमें और याद रखना है दोस्तों आपको, पूर्व के मोती किस देश को कहा जाता है? आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ऑप्शन में नहीं रहेगा दोस्तों, तो आपको सिंगापुर भी ऑप्शन रहेगा तो मार देना। सिंगापुर भी कभी कभी देता है दोस्तों, सिंगापुर। पूरब की मोती के नाम से श्रीलंका जाना जाता है दोस्तों। श्रीलंका ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको सिंगापुर भी मार के आना दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व की मोती किस देश को कहा जाता है दोस्तों? आंसर है श्रीलंका, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ किस राज्य में दोस्तों? आंसर है उत्तराखंड में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को कहा जाता है? आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? आंसर है बेल्जियम। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट सबसे लंबा? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट दोस्तों गुजरात का है। भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? आंसर है गुजरात। पूछेगा दोस्तों सेकंड समुद्र तट किसका लंबा, तब हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। 2 नंबर में आंध्र प्रदेश का है और सबसे बड़ा समुद्र तट गुजरात का, दूसरा है आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है? मूल कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? इस तरह से भी याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 51 के 1 में या 51 के को दोस्तों। भारतीय संविधान के 51 के 1 में भारतीयों के लिए मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया, आपको याद रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः दोस्तों लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है। लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लोहा धातु का दोस्तों। बहुत कम समय बचा दोस्तों, इसीलिए पूरा जान जी लगा कर पढ़िए दोस्तों, कोई दोस्त यार कम नहीं देगा दोस्तों, इसीलिए पूरा मन लगा कर पढ़िए, आपका रिजल्ट गारंटी के साथ होगा दोस्तों। सही प्रश्न आपको रट जाना है दोस्तों। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है लोहा धातु। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ? अपने आप सोचिए दोस्तों 30 में हम कितना सही कर पाते हैं। कम से कम अब तो 20 नंबर तो सही करना होगा दोस्तों रिजल्ट पाने के लिए। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ?
आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? सही आंसर है 1896 में। कहाँ हुआ दोस्तों? एथेंस में हुआ था दोस्तों। एथेंस जो यूनान में पड़ता है दोस्तों, ग्रीस। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ? 1896। कहाँ? एथेंस। आपको याद रखना है। पृथ्वी केंद्र पर जी का मान क्या था? पृथ्वी का जो केंद्र है उस केंद्र पर जी का मान क्या था? आंसर है 0, शून्य दोस्तों। पृथ्वी केंद्र पर जी का मान क्या था दोस्तों? शून्य था। आपको याद रखना है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या था? शून्य था। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों अशोक। सांची का स्तूप दोस्तों अशोक द्वारा बनाएगा। आपको याद रखना है। सांची का जो स्तूप किसने बनवाया था? सही आंसर है अशोक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारत का जो संविधान सभा हुआ दोस्तों, संविधान सभा की अध्यक्षता के लिए अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा का वो अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा दोस्तों, वो अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा कौन है, तब उसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन भारत का अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा दोस्तों तो राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर है। लेकिन दोस्तों भारत संविधान के वो अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तब उसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ दिया हुआ दोस्तों कि भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकदम करेक्ट आंसर है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का दोस्तों महापरिनिर्वाण यानी दोस्तों महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? इसका आंसर है दोस्तों कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ दोस्तों उसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। या महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? इसका आंसर है कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? वह कौन सा मुगल शासक था दोस्तों जो अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा था? सही आंसर है दोस्तों जहांगीर। जहांगीर एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था? सही आंसर है जहांगीर दोस्तों। जहांगीर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से संबंधित है? सही आंसर है दोस्तों झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? सही आंसर झींगा उत्पादन। झींगा एक जो मछली है दोस्तों उसी से संबंधित है गुलाबी क्रांति। बार बार यहाँ पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से? सही आंसर है झींगा उत्पादन। आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? सही आंसर है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। आपको याद रखना है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 93,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में कितना जिला है दोस्तों? वह भी आपको याद रखना है। बिहार में 38 जिला, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में दोस्तों कितने प्रमंडल हैं? प्रमंडल की संख्या बिहार में कितना है? इसका आंसर है दोस्तों 9। बिहार में वर्तमान में 9 प्रमंडल। आपको यह भी याद रखना है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं दोस्तों? 9 प्रमंडल है। आपको याद रखना है। सही प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा, इसलिए सही प्रश्न आपको रट जाना है। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, पूरा मन लगा कर पढ़िए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।